हम लोग अब बात कर रहे हैं कि कैसे सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यानी हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे सी की प्रोग्रामिंग। उसके लिए सबसे पहले आपके सिस्टम में रिक्वायरमेंट होती है एडिटर का, जहाँ पे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उसकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले होती है। उसमें जो सी का खुद का कंपाइलर है वो टर्बो सी है, एनसी भी है, तो हम टर्बो सी में भी लिख सकते हैं। और बहुत सारा आज के डेट में कंपाइलर्स मौजूद हैं जिसमें आप सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जैसे देव सी प्लस प्लस के जो एडिटर है उसमें भी आप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे सी का प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके सिस्टम में टर्बो सी इंस्टॉल होनी चाहिए, जिसमें इंस्टॉल करने के बाद इस तरह का आइकन आएगा। आप सिस्टम में टर्बो सी कैसे इंस्टॉल होता है, इसके लिए अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी कि कैसे इंस्टॉल होगा उसका स्टेप्स जानने का, तो आप कमेंट्स करेंगे तो हम स्टेप्स के बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि मैक्सिमम लोग इस स्टेप्स को जानते हैं। टर्बो C7 जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा सी की एडिटर। सी का ये अपना डिफ़ॉल्ट एडिटर है जिसमें आप सी की प्रोग्राम को करेंगे। इसमें आप सी का कोई भी प्रोग्राम आप लिख सकते हो और इजीली इसमें एग्जीक्यूट करा सकते हो, बहुत आसानी से इसमें आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। इस एडिटर में मेनू है, डिफरेंट डिफरेंट मेनू है, फाइल है, एडिट है, सर्च है, रन है, कंपाइल है, डिफरेंट मेनू है जो यूज करते करते हम लोग सीख जाते हैं, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोग्रामर की माइंड जो है वो मैथमेटिकल माइंड होनी चाहिए। मैथ में हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या कुछ याद करके रट रट करके रखते थे क्या? नहीं, जैसे जैसे पढ़ते जाते थे, सीखते जाते थे और ऑटोमेटिकली वो माइंड में वो स्टोर होते चला जाता है। लाइक दैट यहाँ भी जब हम प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं तो कुछ भी इस तरह का माइंड नहीं बना कर रखें कि हमको याद करके रखना है, नहीं। हम कंसेप्ट को जानेंगे तो ईजिली वो अपने आप माइंड में स्टोर होते चला जाएगा। फाइल पे जाने के बाद जैसे ही न्यू करेंगे तो आप यहाँ पे, हालांकि पहले से मेरे मेमोरी में यहाँ पड़ा हुआ है इसलिए इस तरह का आ रहा है। न्यू करने पर आपको बिल्कुल नया ब्लैंक पेज आएगा, जब इंस्टॉल करेंगे आप तो बिल्कुल न्यू ब्लैंक पेज आएगा। इस तरह से आप इसमें प्रोग्राम को यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रोग्राम लिखते समय सी में डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसको हम लोग पहले देखते हैं कि कौन कौन सा सेक्शंस है, फिर हम यहाँ पर भी आपको प्रोग्राम लिख करके एक छोटा सा प्रोग्राम लिख करके एग्जीक्यूट करा के दिखाएंगे, कैसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन डिफरेंट जो सेक्शंस है उसकी पहले बात करते हैं। तो सी का जो डिफरेंट सेक्शंस है, सी में जो सेक्शंस है उसमें इंक्लूडिंग सेक्शन है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर में लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, एंट्री सेक्शन है, कैलकुलेशन सेक्शन है, आउटपुट सेक्शन है। वन बाय वन सारे सेक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ही सी के एडिटर ओपन करेंगे तो जब सी का पहला प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूडिंग सेक्शन पे काम करेंगे। इंक्लूडिंग सेक्शन में हम लोग करते क्या है, इंक्लूडिंग सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दरअसल इंक्लूडिंग सेक्शन में हम वैसे सपोर्टिंग फाइल को ऐड करते हैं अपने सोर्स प्रोग्राम में जो सी में लिखे हुए कीवर्ड या फंक्शंस को सपोर्ट करें। सी में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी आप कीवर्ड या फंक्शन यूज करेंगे तो उसका डिफिनीशन, इट मीन्स उसके पीछे का लिखा हुआ स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं मौजूद होता है, और जहां मौजूद होता है उसको आपके सोर्स प्रोग्राम में या तो आपको जोड़ के रखना होगा या इंक्लूड करके रखना होगा या फिर आपको लिंक बना करके रखना होगा, ताकि सिस्टम को उस कोड को एग्जीक्यूट करने में कोई परेशानी नहीं हो। सी में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, यानी सी का एडिटर, मान लिया जाए कि आपने सी का एडिटर ओपन कर लिया, तो सी में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसमें सबसे पहले हम इंक्लूडिंग सेक्शन का यूज करते हैं। इंक्लूडिंग सेक्शन में शुरुआत हम लोग करते हैं इस सिंबल से, जिसको हैश सिंबल भी बोल देते हैं हम लोग। इस सिंबल का नाम जरूर है ऐसा, लेकिन सी में इसको जाना जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नाम से।
अब प्री प्रोसेसिंग का जॉब, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इट मीन्स कि ये डायरेक्ट करता है प्री प्रोसेसर को, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। इसका मतलब यह है कि कंपाइलर जब कंपाइल करेगा कोड को, तो उस समय सबसे पहले इंक्लूडिंग सेक्शन का काम होगा, यानी कंपाइलर को जब कोड मिलेगा कंपाइल करने के लिए, तो उससे पहले प्री प्रोसेसिंग का जॉब हो जाता है। यानी प्री प्रोसेस, सबसे पहले क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग का जॉब होता है। प्री प्रोसेसिंग के जॉब होने के बाद कंपाइलेशन का जॉब होता है। हालांकि कंपाइलेशन में ही ये इंक्लूडेड है, लेकिन कंपाइलेशन में जो डिफरेंट स्टेप्स है उसमें सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग का जॉब होता है। और प्री प्रोसेसिंग किसका होगा, जो भी स्टेटमेंट हैश से शुरू हुआ है, यानी जिस स्टेटमेंट में आप सबसे पहले हैश का यूज किए हैं, उसको उस लाइन का प्री प्रोसेसिंग का जॉब होगा। यानी हैश जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इट विल डायरेक्ट द कंपाइलर दैट दीज स्टेटमेंट्स आर प्री प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स। यानी जैसे आपने लिखा हैश इंक्लूड और इसके साथ आपने कोई फाइल अटैच किया, तो हैश ये सिंबल ही बताएगा कि ये जो है इसका काम कंपाइलेशन से पहले होना चाहिए। और इसके साथ हम लोगों ने जोड़ा है इंक्लूड कीवर्ड। जब एडिटर हम ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग फाइल को इंक्लूड करते हैं अपने सोर्स प्रोग्राम में, और इंक्लूड करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो सिंबल है हैश। हैश सिंबल को हम लोग यूज करते हैं। हैश सिंबल को बोला जाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मैंने आपको पीछे भी चर्चा में बताया कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम होता है कि जो इसके साथ स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट प्री प्रोसेसिंग के जॉब के लिए लिखा हुआ है। और प्री प्रोसेसिंग का जॉब कब होता है, तो कंपाइलेशन से पहले ही हो जाता है। यानी कंपाइलर को जो कोड मिलेगा आपके सोर्स प्रोग्राम का, उसमें सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग के जॉब हो चुका होगा, वही कोड उसको मिलेगा। यानी आपने जो अपने सोर्स प्रोग्राम में सपोर्टिंग फाइल जो ऐड किया है, वो सपोर्टिंग फाइल ऐड होने के बाद जो कोड बनता है वो कोड मिलेगा आपके कंपाइलर को। तो इंक्लूडिंग सेक्शन में हम लोग सपोर्टिंग फाइल को ऐड करते हैं। जैसे आपने लिखा प्रिंटफ फंक्शन, तो प्रिंटफ फंक्शन लिखने से सिर्फ नहीं हो, ये रन कैसे करेगा, इस फंक्शन का जो पीछे में स्टेटमेंट्स है वो कहीं ना कहीं किसी फाइल में होगा, कोई ना कोई तो इसका सोर्स फाइल होगा, कहीं ना कहीं इसकी सोर्स होगी। उस सोर्स फाइल को आपको सबसे पहले अपने सोर्स फाइल में लाना होगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंक्लूडिंग सेक्शन। तो हैश और इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड नाम का कीवर्ड है, इंक्लूड कीवर्ड है इसका, जैसा कि नाम है इंक्लूड मीन्स अपने सोर्स प्रोग्राम में इसको इंक्लूड करना, जोड़ना। उसके बाद एंगल ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट के अंदर में हम लोग लिखते हैं वैसे फाइल का नाम जो फाइल हमारे सी में लिखे हुए जो कोड है, यानी इनबिल्ट जितने भी फंक्शंस है, कीवर्ड है, वो सबको सपोर्ट करे, उसको उसके पीछे का जो स्टेटमेंट्स है वैसे वैसे फाइल में होता है, उसी फाइल को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने लिखा studio.h, अब .h हेडर फाइल है। हेडर फाइल क्या होता है, तो मैंने इससे पहले भी बताया कि वैसा फाइल जिसमें जितने भी कीवर्ड्स हम यूज कर रहे हैं सी का, जितने भी फंक्शंस यूज कर रहे हैं सी का, उससे सपोर्टेड स्टेटमेंट्स मौजूद हो, उसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हेडर फाइल वैसा फाइल है जिसमें हम जितने भी कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में और फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस यूज कर रहे हैं, उसका स्टेटमेंट्स इसमें मौजूद होता है। और इसके वजह से सी कंपाइलर को कोई परेशानी नहीं होती है ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करने में। और जब ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाता है तब फिर हम लोग एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेप्स है जो आगे के लेक्चर्स में भी हम लोग इसकी जिक्र करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो इंक्लूडिंग सेक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सपोर्टिंग फाइल को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का तरीका मैंने बताया, हैश को बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हैश सिंबल देंगे, उसके बाद इंक्लूड,
और देन हेडर फाइल का नाम। हेडर फाइल का मतलब ही समझ लीजिए कि वैसा फाइल जिसमें इनबिल्ट फंक्शंस या कीवर्ड्स का डिफिनीशन मौजूद होता हो, वैसे फाइल ही हेडर फाइल्स हो। तो हैश के बाद दूसरा जो सेक्शन है इंक्लूडिंग सेक्शन के बाद, वो है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब सी प्रोग्राम के अंदर में जो डिक्लेरेशन होता है, चाहे वो डिक्लेरेशन वेरिएबल का हो, चाहे वो डिक्लेरेशन फंक्शन का हो, स्ट्रक्चर का हो, एरे का हो, किसी भी तरह के जो डिक्लेरेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। अगर आपको ग्लोबल डिक्लेयर करना है, ग्लोबल मीन्स जो सबके लिए अवेलेबल हो, जिसकी स्कोप सबके लिए, पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो जाए, उसको ग्लोबल बोलते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा डिक्लेरेशन करनी है, चाहे वो वेरिएबल हो, हमने तो यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया है, लेकिन चाहे वो वेरिएबल हो या स्ट्रक्चर हो, एरे हो, कोई भी या फंक्शन हो, वैसा कुछ डिक्लेरेशन आपको करना है जो सबके लिए अवेलेबल कराना है, तब हम इस सेक्शन में यानी मेन फंक्शन से ऊपर उसको डिक्लेयर करते हैं। ऐसा करने के बाद क्या होता है कि वो पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो जाता है, यानी पूरे प्रोग्राम में किसी भी फंक्शन में कहीं भी उसको यूज किया जा सकता है। इस तरह से जैसा कि नाम है ग्लोबल, ये पूरे प्रोग्राम के लिए वो पब्लिक हो जाता है, ग्लोबल हो जाता है। देन आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन भी नाम से भी आप समझ सकते हो सी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आगे जाके पढ़ेंगे आप, फंक्शन दो तरह का होता है। एक होता है सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, जिसको लाइब्रेरी फंक्शन भी कह देते हैं, इनबिल्ट फंक्शन भी कह देते हैं, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो इनबिल्ट फंक्शन होता है उसका सारा डिफिनीशंस, उसका जितने भी उसके अंदर का स्टेटमेंट्स, वो क्या किस आर्गुमेंट पे काम करेगा, किस तरह के डेटा पे काम करेगा, और क्या वो डेटा रिजल्ट के रूप में देगा, ये सारी चीज पहले से डिफाइंड होता है। आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसमें सारे चीज आप लोग कर सकते हैं, यानी कि उसका नाम क्या होगा, वो किस तरह का डेटा पे काम करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा, यानी ईच एंड एवरी जो उसका फंक्शनलिटी है वो आप तय करते हो। तो इस तरह से दो कैटेगरी में फंक्शन को बांटा गया है, एक सिस्टम डिफाइंड और एक आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। मेन फंक्शन किस कैटेगरी में आएगा, तो मेन फंक्शन को आप कह सकते हो जो इसका नाम है ये तो सिस्टम डिफाइन है, आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हो, इसके नाम के स्पेलिंग में कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हो। और याद करो मैंने बताया था कि लैंग्वेज कंसेप्ट में मैंने कहा था कि कुछ ऐसी बातें मिलेगी जिसमें आप वाई का यूज नहीं कर पाएंगे, इसके नाम में आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो, नाम वही रखना पड़ेगा जो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है मेन। लेकिन इसका जो बॉडी है, बॉडी बोल रहे हैं, इसके अंदर जो कोड, जितने भी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे इसके अंदर, वो आप तय करते हो कि मेन फंक्शन किस तरह से काम करेगा। मेन फंक्शन का नाम तो प्री डिफाइंड है, सिस्टम डिफाइंड है, लेकिन बॉडी जो है वो यूजर डिफाइंड है। तो इसलिए मेन फंक्शन को आप किसी एक कैटेगरी में रख करके नहीं बता सकते हैं कि ये सिस्टम डिफाइंड है कि यूजर डिफाइंड है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि सी का जो एग्जीक्यूशन ऑफ कोड की शुरुआत मेन से होती है और मेन में ही एंड होता है, यानी मेन फंक्शन की में ही शुरुआत इसकी होती है, सी के एग्जीक्यूशन ऑफ कोड का यहाँ से शुरुआत होगा और यहीं पे एंड भी हो जाएगा मेन फंक्शन का। ये आपका जो आप देख रहे हैं ये करली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं, यानी मेन फंक्शन जो सी का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन की शुरुआत मेन फंक्शन के से ही होता है और एंड भी मेन फंक्शन पे ही होता है। दूसरा इसके अंदर में आप देखिए, अभी कोई भी फंक्शन आप लिखते हो तो उसका जब ब्लॉक लिखना होगा तो आगे चल के सीखेंगे, ब्लॉक को हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। नॉट ओनली फंक्शन, कोई भी ब्लॉक का स्टेटमेंट होगा उसको करली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं हम लोग। इसमें जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो इसका ब्लॉक कहलाएगा, मेन फंक्शन का ब्लॉक कहलाएगा। बॉडी भी कह देते हैं, डिफिनीशन भी कह सकते हैं कि डिफिनीशन ऑफ मेन फंक्शन ये है।
डिफिनीशन का मतलब परिभाषा मत समझ लीजिएगा, डिफिनीशन का मतलब उसके अंदर का स्टेटमेंट्स। अब किसी भी फंक्शन के, मैंने बताया था कि दो तरह का डिक्लेरेशन होता है, ग्लोबल एंड लोकल। तो किसी फंक्शन के अंदर में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो ऐसे डिक्लेरेशन को ही बोला जाता है लोकल डिक्लेरेशन। यानी किसी फंक्शन के अंदर में अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो तो उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही रह जाएगा, तो इसको बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन। सबसे पहले इंक्लूडिंग सेक्शन, फिर ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, या उसके बाद मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन के अंदर में अब क्या क्या करते हैं, तो मेन फंक्शन के अंदर में हम सबसे पहले अगर रिक्वायरमेंट है वेरिएबल डिक्लेयर करने का या कुछ और डिक्लेयर करने का, तो जो इसके अंदर हम डिक्लेयर करेंगे, चूंकि ये फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे लोकल डिक्लेरेशन। और एक सिंपल प्रोग्राम पे सोच के देखिए कि अगर आपको दो नंबर एंट्री लेना है तो दो नंबर को एंट्री लेने के लिए सी में रिक्वायरमेंट होता है कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करें। उसके लिए मेमोरी ब्लॉक पहले बनाए, आगे चल के हम बात करेंगे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, सारी बातें होगी। अभी आपको इनिशियल समझना है कि आखिर हम सी प्रोग्राम में जो लिखेंगे उसमें कौन कौन सा सेक्शंस होगा, माइंड में रहेगा तो आप इजिली इसको यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन, जैसे दो नंबर को जोड़ना है तो दो नंबर के लिए जो वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा वो आप यहाँ पे आप डिक्लेयर कर लोगे, लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब जब वेरिएबल डिक्लेयर कर लोगे तो आप चाहोगे कि उसमें एंट्री ले। ये लॉजिकल है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब हम किसी वेरिएबल में एंट्री लेना जा रहे हैं तो उसकी डिक्लेरेशन उससे पहले होनी चाहिए। तो क्यों ना ऐसा करें कि सारे के सारे वेरिएबल को एक जगह डिक्लेयर कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हमको वेरिएबल से रिलेटेड कोई एरर्स आएगा तो हम एक जगह पे ही चेक कर लेंगे कि मेरा वो वेरिएबल मौजूद है कि नहीं है। तो बेटर प्रैक्टिस ये होता है कि आप एक जगह पे वेरिएबल डिक्लेयर करें, और अगर मेन फंक्शन के अंदर में आप डिक्लेयर कर रहे हो तो इसको बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन। और जब वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, जैसे दो नंबर की बात है, मान लिया ए और बी नाम का दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया। डिक्लेरेशन से सिंटेक्स अलग है, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दिया है कि ए और बी दो वेरिएबल अगर आपको डिक्लेयर कर लिया तो उसमें आप चाहेंगे कि एंट्री लें। तो ये जो लॉजिकल सेक्शंस, अगला जो हम लोग समझते हैं कि एंट्री, यानी कि एंट्री सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसमें एंट्री लेते हैं। सबसे पहले वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे, फिर उसमें एंट्री लेंगे, फिर एंट्री लेने के बाद जो डेटा कल आएगा, स्टोर होगा हमारे वेरिएबल में, जो भी डेटा हमारे पास आएगा उसमें अगर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है तो कैलकुलेशन का काम करेंगे। फिर उससे रिजल्ट क्रिएट होगा और रिजल्ट क्रिएट होने के बाद उसको हम शो करेंगे। तो इस तरह से हम माइंड में सी प्रोग्राम को डिफरेंट सेक्शंस में बांट के रखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तभी हम उसमें एंट्री लेंगे, और जब एंट्री ले लेंगे, डेटा आ गया तो उससे अगर कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है तो कैलकुलेट करेंगे। अब जब तक डेटा आएगा नहीं कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो डेटा जब आ गया तो हम कैलकुलेशन भी कर लेंगे। और जब कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट क्रिएट हो जाएगा तो उस रिजल्ट को हम चाहेंगे कि सामने में शो भी करें, तो उसके लिए आउटपुट सेक्शंस को यूज करेंगे। यानी आउटपुट सेक्शंस एक तरह से ऐसा लॉजिकल सेक्शन हम अपने माइंड में रखेंगे जहां पे हम रिजल्ट को सामने में रखेंगे। और यही तो होता है, आप जो कोई भी प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें क्या, आप यूजर से कुछ एंट्री लोगे, डेटा एंट्री लोगे, उस डेटा एंट्री लेने के बाद उसमें अगर कुछ कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेट करोगे और फिर उसका रिजल्ट बना करके यूजर को शो करोगे कि ये इस डेटा का या इस गिवन डेटा का रिजल्ट होगा इस पार्टिकुलर वर्क के लिए। तो इस तरह से सी प्रोग्राम को डिफरेंट सेक्शंस में लॉजिकली बांट लेते हैं। इंक्लूडिंग सेक्शन फिर से एक बार हम आपको ब्रीफ कर देते हैं। इंक्लूडिंग सेक्शन में सबसे पहले हम लोग सोर्स प्रोग्राम को ऐड करते हैं, सोर्स प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाले हेडर फाइल को ऐड करते हैं या फिर जो भी सपोर्टिंग फाइल है उसको ऐड करते हैं। फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन होता है जिसमें अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है, हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट आएगी कब आएगा, जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे सी में, फंक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें ग्लोबल का रिक्वायरमेंट आएगा, तब आप वहां पे इसका रियल स्कोप को देख पाएंगे। फिर उसके बाद मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। एग्जीक्यूशन ऑफ सी ब्लॉक जो होता है वो मेन फंक्शन से होता है और इंड भी मेन में होता है।
उसके बाद मेन के अंदर में अगर कोई वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है तो डिक्लेयर करेंगे, फिर उसमें एंट्री लेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर उस कैलकुलेटेड वैल्यू को, रिजल्ट को हम लोग शो करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोग्राम में वो सेक्शंस हो। सबसे पहले आप अगर आपको मान लिया जाए, कहा जाए कि ये अपना नाम शो करो स्क्रीन पे, उसके लिए प्रोग्राम बनाओ, तो इसमें कोई जरूरी थोड़े कि हम वेरिएबल लें और वेरिएबल में एंट्री लें और फिर उसको शो करें। नहीं, यहाँ पे तो हम नाम को डिफरेंट तरह से भी शो कर सकते हैं। तो यानी हर एक प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर हो, ऐसा भी नहीं समझ लेना कि हर एक प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर ही होगा। लेकिन हाँ, जब डेटा ही नहीं होगा तो किस पे काम करेंगे हम। तो इनिशियली तो हम लोग चलेंगे वहीं से कि हम लोग कैसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें अपने नाम को या फिर एक वेलकम मैसेज को कैसे हम शो कर सकते हैं सी प्रोग्राम में। तो नेक्स्ट जो इसके बाद का क्लासेज होगा उसमें हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी से लेकर के शुरू करेंगे, यानी कैसे हम सी में प्रोग्राम करते हैं, और उसमें भी हम समझाने का प्रयास करेंगे कि इंक्लूडिंग सेक्शन का यहाँ क्या रोल है, मेन फंक्शन का क्या रोल है, उसमें भी समझाने का हम प्रयास करेंगे आप लोगों को। इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सी प्रोग्राम है। हालांकि ये स्टैंडर्ड कहीं पे आपको नहीं होगा कि ये स्टैंडर्ड वे में इस तरह से डिवाइड किया गया होगा सी प्रोग्राम को। ये हम समझाने के लिए बताए हैं कि आप कैसे सी प्रोग्राम जब डेवलप करोगे तो आपके माइंड में क्या क्या सेक्शंस बटा होना चाहिए कि आप क्या क्या करोगे। तो ये डिफरेंट सेक्शंस को अगर आप माइंड में रखेंगे तो एरर्स कम करेंगे और इजीली प्रोग्राम को डेवलप कर पाएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी से शुरू करते हैं, यानी प्रोग्रामिंग अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू।